हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का 9th लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम लोग बातें करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर के बारे में कि कंडक्टर पर अगर चार्ज रखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिकली वो कैसा बिहेव करेगा, उस पर हम लोग बातें करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए, पहला पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में कहा होता है क्या चीज, कहता है क्या चीज कि नो नेट चार्ज reside inside the conductor है ना। कहता है क्या चीज कि जब आप किसी भी कंडक्टर को कोई चार्ज देते हैं ना, तो जो भी चार्ज होता है उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट ना हो करके उसके सरफेस पर पहुंच जाता है ना। हम कह सकते हैं क्या चीज कि चार्जेस, इसके दूसरा वर्जन में आप बोल सकते हैं दूसरे रूप में, चार्जेस आर ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। चार्ज सिर्फ सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, इनसाइड द कंडक्टर चार्ज पे भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। कहने का ये मतलब हुआ, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए आप एक स्फेरिकल कंडक्टर लिए, किसी भी शेप का ले सकते हैं, और आपने वॉल्यूम के अंदर इसको चार्ज दे दिया कि लो भाई तुम चार्ज ले लो, है ना, और अपने अंदर रखो। तो होगा क्या कि जितने भी इस पर चार्जेस हैं सब पर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा और सब सरफेस पर जा करके क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ये सारे चार्जेस कहाँ हो जाएंगे, सरफेस पे जाके ऐसे एक्सपेंड होकर सरफेस पर जमा हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, सोच के देखिए। आपको मालूम है कि जब भी आप किसी वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको मालूम है कि यहां से लेकर के यहां तक, थ्रू आउट दिस रेडियस, है ना, थ्रू आउट दिस वॉल्यूम, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला बन के आता है वो होता है कुछ k क्यू डिवाइड बाई 2r क्यूब 3r स्क्वायर, इस तरह करके, और माइनस r स्क्वायर, है ना। नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल का जिसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ करता था उसमें इस तरह से। और उसमें हम ये भी देखे थे कि पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स द पोटेंशियल एट सरफेस था। मतलब सेंटर का पोटेंशियल ज्यादा था, सरफेस का पोटेंशियल क्या था, कम था। मतलब जब भी इस तरह वॉल्यूम में आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हो, होता क्या है कि यहां पर पोटेंशियल ज्यादा होता है और सरफेस का पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। तो होता क्या है कि जब भी किसी फ्री चार्ज को आप रखोगे पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, तो क्या होता है, वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव कर जाता है। आपको मालूम है फ्री चार्ज को जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस में रखोगे तो हायर टू लोअर फ्लो करता है। तो इसी कारण से ये पॉजिटिव चार्ज हायर टू लोअर फ्लो करके कहां चल जाता है, सरफेस पर जाकर के इकट्ठा हो जाता है। समझ में आया बात। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट इसमें कहा जाता है, देखिए ध्यान से, दूसरा पॉइंट को हम यही से समझ सकते हैं कि कहने का मतलब ये हुआ कि अब तो इसके अंदर कोई चार्ज रहना नहीं है ना। मतलब सारा का सारा चार्ज क्या होना है, जब भी आप सरफेस पर चार्ज डालोगे तो वो कंडक्टर के वॉल्यूम में चार्ज डालोगे तो कहां चला जाएगा, कंडक्टर के सरफेस पर आकर के जमा हो जाएगा। इनसाइड क्यू जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो अंदर कोई भी चार्ज इकट्ठा नहीं होगा। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर अंदर कोई चार्ज इकट्ठा नहीं है, ये मान लो कंडक्टर है और अंदर क्यू इनक्लोज 0 है, तो आप सोच के देखो, इसके अंदर अगर आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लो, इसके अंदर क्या कर लो, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लो आप, तो जरा इस गॉसियन सरफेस से बाहर निकालने वाले फ्लक्स पे विचार करो। तो फ्लक्स कैसे निकलता है, तरीका होता है E डॉट ds, है ना, इज इक्वल टू गॉस लॉ के हिसाब से चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप बताओ, इन चार्ज इनक्लोज ही 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उससे कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं होगा, और कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा तो हम कह सकते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, 0 है। ये सुनो, जब चार्ज इनक्लोज ही नहीं आपका होगा, चार्ज इनक्लोज 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, वहां पर 0 हो जाएगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि अच्छा, मतलब कंडक्टर के अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं क्या चीज, कि इनसाइड कंडक्टर, इनसाइड, साथ में लिखो, कंडक्टर है ना,
इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या, ऑलवेज क्या, जीरो। मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमेशा, बोलिए बोलिए, हमेशा ही जीरो होगा। ये 2 पॉइंट हम लोग समझ गए। ये भी आप चाहें तो नोट करते रहिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए देखिए, अब लोग सोचा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में चार्ज रखे हैं तो चार्ज बाहर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही है। लोग सोचा कि क्यों ना इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया जाए और तब देखा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर प्रवेश करता है कि नहीं, है ना। तो क्या कर रहे हैं, अब इसी कंडक्टर को, है ना, अब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल रहे हैं। तो अब सोच के देखो, मान लो बाहर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एस्टेब्लिश है, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में एस्टेब्लिश किया हुआ है और उसके अंदर में इस चार्ज कंडक्टर को डाल दिया गया, ठीक है। तो आप सॉरी कंडक्टर को डाल दिएगा। अब क्या होगा, कंडक्टर के अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो अब जैसे ही इसके मान लो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएगा और क्या होगा, सरफेस पर आकर के ये सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड में क्या होने लगेंगे, जमा होने लगेंगे, यस और नो। और जब इधर इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे तो इधर क्या इंड्यूस हो जाएगा, बोलिए, इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे इंड्यूस होना शुरू होगा। पहले एक इलेक्ट्रॉन आया, एक पॉजिटिव चार्ज आया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन आया, 3 इलेक्ट्रॉन आया, 4 इलेक्ट्रॉन आया, 5 इलेक्ट्रॉन आया, इस तरह से मतलब धीरे धीरे ये चार्ज, यहाँ पर चार्ज का इकट्ठा होना बढ़ता जा रहा है, ज्यादा चार्ज, यहाँ भी धीरे धीरे चार्ज की डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो आप सोचो, अगर इसके यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आकर जमा हो गया है, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ एक अंदर में फील्ड इंड्यूस होगा। हम लोग इसको बोल रहे हैं IND, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर की ओर। तो अब सोचो क्या होगा कि जैसे ही आपने कंडक्टर को यहां लाकर रखा इलेक्ट्रिक फील्ड में, होगा क्या, होगा ये कि धीरे धीरे यहां पर चार्ज इकट्ठा होने लगेंगे, धीरे धीरे ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगेगा, ठीक। आप सोचिए देखो, इसमें अब कंडक्टर के अंदर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है, एक तो आप बाहर से डाले हैं वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, इधर की तरफ क्या है, ई इंड्यूस, ठीक। तो क्या होगा, जैसे जैसे इसका वैल्यू अब बढ़ता जा रहा है, बढ़ते 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 एक टाइम आएगा कि इधर वाला फील्ड इधर वाले ई नॉट का बराबरी कर लेगा, और जब ये बराबरी कर लेगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या रहा, फिर से जीरो नहीं रहा। सोच के देखो, ये आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से चार्जेज इकट्ठा होने शुरू हुए, चार्जेज इकट्ठा होने से अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होना शुरू हुआ, और जैसे इसका वैल्यू बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, टाइम आया कि ये इसका बराबरी कर लिया, और जैसे ही बराबरी करेगा उसके बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। और जैसे ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, अब फर्दर इलेक्ट्रॉन मूव करना भी बंद कर देंगे और फर्दर चार्ज एक्युमुलेशन भी बंद हो जाएगा, ठीक। मतलब अंदर में कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा। चाहे आप उस पर चार्ज दे दो तब, चाहे उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दो तब। ये कहते हैं, कंडक्टर बोलता है कि देखो भैया, मेरे अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रवेश नहीं कर सकता है ना। चार्ज देके देखा गया तो वाकई में नहीं कर रहा था, तो जबरदस्ती तुमको तो अंदर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में भेज कर रखेंगे, उसको उठा के रख दिए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में। रखने के बावजूद भी देखा गया कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रह रहा है, जीरो रह रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, चाहे वो खुद के चार्ज के कारण हो तब, चाहे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया हो तब, दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। समझ में आया बात। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कहता है इसमें, सुनिएगा ध्यान से, थर्ड पॉइंट बोला जा रहा है इसमें, तीसरा पॉइंट कहता है क्या चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द surface of conductor is always perpendicular। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होता है। क्यों? क्योंकि मान लो कि ये स्फीयर है तो आउटर सरफेस पर तो चार्जेस होंगे, तो आउटर सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बाहर निकलता है। ये कहना चाहते हैं, ये पॉइंट कहना चाहता है कि ये जो चीज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर पे क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है ना, ऑलवेज परपेंडिकुलर। आगे लिख लो इसमें, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन,
यहीं पे लिख लो, ज्यादा इधर आ रहा है, समझाने में दिक्कत होगा। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में हमेशा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा। कैसे, ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि आपका ये स्फीयर है, स्फीयर छोड़िए, कोई किसी भी तरह का सरफेस ले लो आप, कोई भी आड़ा तिरछा सरफेस ले लो आप, अब चार्ज दोगे तो डेफिनेटली वो सब का सब कहां जमा हो जाएगा, सरफेस पर जमा हो जाएगा, तो हमको मालूम है, जमा हो गया सरफेस पर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन रीच हो चुका है। इसका मतलब है कि ये सारे चार्जेस इस सरफेस पर क्या है, बिल्कुल स्टेशनरी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जो भी चार्जेस होंगे सारे के सारे क्या होंगे, रेस्ट पर होंगे, स्टेशनरी होंगे। आप सोच के देखो, अगर ये चार्ज स्टेशनरी है ऑन द सरफेस और ये अलोंग द सरफेस मूव नहीं कर रहा है, ये चार्ज इस सरफेस के अलोंग मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस चार्ज पर सरफेस के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रहा है, राइट। और अगर सरफेस के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि सरफेस के अलोंग कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, राइट और रॉन्ग। देखो, अगर ये सरफेस के अलोंग मूव नहीं कर रहा, मतलब सरफेस के अलोंग इसमें फोर्स नहीं लग रहा है, सरफेस के अलोंग फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब सरफेस के अलोंग कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश्ड नहीं होगा, तभी तो उसके अलोंग फोर्स नहीं लग रहा है, राइट। यानी कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पर आना है तो किधर आएगा, अलोंग तो आना नहीं है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं बनाएंगे, सोच के देखिए, फॉर एग्जांपल यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसा तिरछा है फॉर एग्जांपल, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट ये रहा। अब ये वाला कंपोनेंट जो सरफेस के अलोंग है, वो यहां पर पड़े पॉजिटिव चार्ज को मूव करा सकता है, लेकिन ये चार्ज मूव कर नहीं रहा है, इसका मतलब है कि इसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं आता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का परपेंडिकुलर होगा, तभी तो इसका कोई कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होगा, मतलब सरफेस के अलोंग नहीं होगा। यस और नो। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा सरफेस से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। चलिए, एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई। दूसरा कह रहा है क्या चीज, अच्छा एक बात बताइए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये बात तो आप समझा दिए बड़ा अच्छा तरीका से, ठीक है, हम मान गए। आपको मालूम है कि जिस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, हम कहते हैं वो सरफेस इक्विपोटेंशियल है ना। हम कह सकते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि पक्का ये सरफेस क्या होता होगा, इक्वी पोटेंशियल होता होगा, निश्चित, है ना। तो हम लिख सकते हैं इस पॉइंट को, चौथा पॉइंट भी लिख सकते हैं क्या चीज, कि अच्छा सर, सरफेस ऑफ कंडक्टर, ओहो हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, सरफेस ऑफ कंडक्टर, है ना, इज ऑलवेज क्या चीज, इक्विपोटेंशियल। क्यों इक्विपोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है ना। आप लिख सकते हैं एज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, परपेंडिकुलर टू व्हाट, सरफेस। पक्का वो क्या होना है, इक्विपोटेंशियल, क्योंकि उसके अलोंग अगर किसी चार्ज को मूव करोगे आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हो। क्वेश्चन किए थे हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में, अगर आप इसके अलोंग मूव करोगे तो आपको कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, कोई वर्क डन नहीं होगा, तो आप कह सकते हैं ये सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल है, राइट। आप इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट आप वहां पर देख लेना। चलिए, इसी में देखिए ध्यान से, अब सरफेस पर तो पूरा पोटेंशियल बराबर है हर जगह, इनसाइड पे विचार करते हैं, क्या लगता है भी इनसाइड क्या होने वाला है, ये वेरिएबल होगा कि कांस्टेंट होगा। तो आप सोच के देखो, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या रहना है बाबू, जीरो रहना है। अब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो सोच के देखो, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, आप लिखते हो डेल बी बाई डेल आर, लिखते हो, और ये बेचारा क्या रहेगा, जीरो। अगर ये जीरो है, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो है। तो अगर डिफरेंशिएशन जीरो है, इसका मतलब निश्चित ही भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। हम कह सकते हैं कि अच्छा, नॉट ओनली ऑन सरफेस, है ना, आप लिख सकते हैं ऐसे, कैसे, क्या चीज, नॉट ओनली ऑन सरफेस बट
ऑल inside points are also equipotential. ये सर नो मतलब अंदर का भी सारा का सारा पॉइंट क्या होता है, इक्विपोटेंशियल होता है। मतलब कंडक्टर का सरफेस से लेकर के और अंदर के पूरे भाग क्या होते हैं, इक्विपोटेंशियल होते हैं। आया समझ में बात? चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं हम आपके लिए, इसको मिटा रहे हैं हम, चाहो तो आप इसको नोट कर लेना। पांचवा पॉइंट कहता है इसमें, कहता है क्या चीज कि एट सरफेस ऑफ कंडक्टर है ना, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है हमेशा ही सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप होता है। एन कैप है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है, हमेशा ही इसका वैल्यू इतना होता है। ध्यान से देखिए, कैसे आप किसी भी शेप का कंडक्टर ले लो, ठीक, और इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करो तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव चार्ज सब इसके सरफेस पे आकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं, राइट और रॉन्ग? चलिए देखिए ध्यान से क्या होगा। अब क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि यहां पर हमने एक गॉसियन सरफेस इमेजिन किया, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लो आप, ठीक। अब देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कभी भी इसके लॉन्ग है नहीं, तो इस सरफेस के द्वारा कोई भी फ्लक्स लिंक तो होना नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी इसके लॉन्ग तो होगा नहीं, जब भी होगा तो इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक। तो इससे कोई फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा। फ्लक्स लिंक किससे हो रहा है? इस वाले सरफेस से हो सकता है, नहीं तो इस वाले सरफेस से हो सकता है, राइट और रॉन्ग? आप सुनो, मान लेते हैं इस ऊपर वाले सरफेस का सरफेस एरिया है ds, ठीक, और इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने माना है सिग्मा। ओके, ध्यान से देखना आप। अब हम लिखने जा रहे हैं वही चीज, E डॉट ds इक्वल टू क्या होगा, मतलब E इंटू एरिया बराबर क्या होगा, चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। आप सोचो चार्ज इनक्लोज कितना होने वाला है? चार्ज इनक्लोज होने वाला होता है जो भी आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है और इनटू जो भी आपका एरिया है, ठीक। अब क्या है, ध्यान से देखो, ds से ds तो कैंसिल हो जाएगा। अब E बराबर हमेशा क्या रहने वाला है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है? अब ds सिर्फ इसी क्यों लिए, इससे क्यों नहीं लिए? क्योंकि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो होना नहीं है। तो इस वाले ds से, इस वाले डेल्टा s से, मान लो डेल्टा s एरिया है, तो इस वाले डेल्टा s से कोई तो फ्लक्स लिंक तो होना नहीं है। इसीलिए हमने यहां पर डेल्टा s जो कंसीडर किया है वो सिर्फ एक ही बार कंसीडर किया है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? आप ds लिख लो, डेल्टा s लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इतना रहना है। अब देखिए कहानी क्या है, कहता है क्या चीज, अगर ये पॉजिटिव चार्ज का सिग्मा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होगा, ठीक है। और अगर मान लो कि इसी चार्ज इस कंडक्टर पर अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसकी तरफ होगा, है ना। बट उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा, E डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा। समझ आया आपको? चलिए बहुत अच्छा। अब सुनिएगा नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहता है क्या चीज, कितना नंबर होगा, 6 नंबर। कहता है क्या कि जो चार्ज डेंसिटी होता है ना, चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज नॉन यूनिफॉर्म if conductor is of irregular shape, irregular shape। क्या कह रहा है, छठा पॉइंट कहता है क्या चीज कि मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर स्फेरिकल है बिल्कुल, तो बिल्कुल ये रेगुलर शेप का है, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा हर जगह बराबर होगा। मतलब इसका जो सिग्मा होने वाला होगा वो थ्रू आउट दिस सरफेस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बट कहता है कि अगर आपका सरफेस इरेगुलर शेप का, फॉर एग्जांपल देखिए यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, तो इस पर जो चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज डालोगे तो जो यहां देख रहे हो ना, यहां पर चार्जेस खूब सारे होंगे, इधर चार्ज थोड़ा सा कम होगा, इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको।
इस तरह से। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, अनइवन होगा, ये बात कह रहा है ना, कि चार्ज अगर कंडक्टर अगर रेगुलर शेप का नहीं है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा अनइवन होता है। चलिए, ये सब तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग सीख लिए कंडक्टर के बारे में। अब कहानी ये है कि इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट से आप क्या इसका मतलब निकालते हो, क्यों पढ़ रहे हैं, कहने का मतलब ये है। तो सुनिए ध्यान से, बहुत ऐसे आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें कंडक्टर के इन प्रॉपर्टी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। अब सोच के देखो, आप मान लो आपके पास यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट है, ओके, और ये इंस्ट्रूमेंट बहुत ही डेलिकेट है, डेलिकेट समझते हैं, बहुत नाजुक इंस्ट्रूमेंट है। अब सोचो जरा, अगर मान लो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हुआ है ना, और मान लो किसी कमरा में रखा हुआ है, यहां पर अचानक से उधर डायरेक्शन में कोई चार्ज वगैरह पड़ा हुआ है, इस कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गया, तो ये जो डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में खराब हो सकता है ना। तो लोग सोचा क्या, अच्छा कंडक्टर के अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर नहीं करता है, तो एक काम करो ना, कंडक्टर का एक डब्बा बना करके उसके अंदर ये डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट को रख दो, ताकि कभी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से आमना सामना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर प्रवेश ही ना करे, और जब प्रवेश नहीं करेगा तो डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, मतलब इससे काफी हेल्पफुल प्रॉपर्टीज है ना, मतलब कह सकते हैं कि इससे किसी डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट का शील्डिंग किया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी की मदद से क्या कर सकते हैं हम, डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड से सील्ड कर सकते हैं, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जाए ना, ताकि वहां पर उसको हानि ना पहुंचाए, है ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग। ओके, क्या चीज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग? इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग होता है मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग, है ना। ये क्या चीज है आपका, मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग एनी स्पेस और एनी इंस्ट्रूमेंट, है ना, फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक सील्डिंग बोलते हैं। और ये जो डब्बा बना है ना कंडक्टर का, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर नहीं कर रहा था, इस डब्बा को बोला जाता है फैराडे केज। फैराडे केज क्यों? क्योंकि इस बर्तन को, इस इंस्ट्रूमेंट, इस ई वाला जो सील्डिंग है, इसको सबसे पहले फैराडे साहब ने ही इसका आइडिया दिया था पहली बार, है ना। इसलिए इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, फैराडे केज कह रहे हैं, कि उसके अंदर, केज के अंदर बंद कर दो तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, इंस्ट्रूमेंट क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक, अच्छा, ये तो एक इंपॉर्टेंट चीज हुआ। दूसरा बात, हम लोग देखते हैं कि जब भी आप बारिश के मौसम में कहीं जा रहे हैं, है ना, और बहुत जोर जोर से बिजली कड़क रहा है, ठीक है, तो उस दौरान हम लोग को सलाह दिया जाता है कि आप अगर 4 व्हीलर के अंदर हैं तो कभी भी 4 व्हीलर से बाहर ना निकलिए, 4 व्हीलर के अंदर ही रहिए, है ना। मान लीजिए गाड़ी रोक दिए हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है कि 4 व्हीलर के अंदर रहें, इन कंपैरिजन टू जाकर किसी पेड़ के नीचे छिप जाए, है ना। वो ही कैसे, क्योंकि हमको मालूम है कि जब भी बादल लगता है ऊपर में तो बादल चार्ज होते हैं डेफिनेटली, है ना, और चार्ज बादल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नीचे की तरफ, है ना। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप मौजूद हैं, राइट और रॉन्ग। तो अब कहानी क्या है कि हो सकता है कि ड्यू टू हेवी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ के एयर मॉलिक्यूल पोलराइज हो गए, इस पर बात करने वाले हैं हम, वैसे पोलराइजेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल में बात होगी हमारी। एयर मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाएंगे, फिर हो सकता है कि इसके पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज डिटैच हो, तो नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर गया, पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर गया, तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, मतलब आप कह सकते हैं बिजली गिरता है, आप कहते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप किसी कार के अंदर होंगे तो उस कार के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर करेगा नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर करेगा नहीं तो वो चार्ज पार्टिकल कभी भी आपको हिट नहीं करेगा, मतलब आपके ऊपर कभी बिजली नहीं गिरेगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर गाड़ी उड़ी के अंदर बैठे हुए हैं तो आप कृपया करके उसके अंदर ही बैठे रहिए, बाहर नहीं निकलिए। तो ये सब ऐसे बहुत सारे चीज हैं जो हमको समझने को मिल जाते हैं ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज। इस प्रॉपर्टी की मदद से हम लोग बहुत सारे चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, है ना। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस, ओके। उसमें बात करेंगे, पहला टॉपिक हुआ हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ओके। चलिए, तो तब तक देखते रहिए JRC के वीडियोस। धन्यवाद।